नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। साथियों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 यानी कि 44वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 43 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप रीजनिंग के पिछले 43 पार्ट जरूर देखें। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शानदार तरीके से एवं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है चिकित्सक, इसके अलावा मनुष्य और इसके अलावा विवाहित व्यक्ति, इनके बीच का सही वेन आरेख क्या बनेगा। इसके अतिरिक्त हम प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम आकृति क्या है। प्यारे साथियों, आपको 15वें नंबर प्रश्न में 5 प्रकार की आकृतियां दी जाएंगी और वहां पर से हमें ज्ञात करना है कि इसमें विषम आकृति क्या बनेगी। तो साथियों, आज की क्लास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप सभी की यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप किए बिना जरूर देखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले बता दें, यदि आप साथी इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का आपको पीडीएफ मिले तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हमने बहुत सारी पीडीएफ आपकी रीजनिंग से संबंधित डाली हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपके रीजनिंग के पर्याप्त क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आज अपने अप्रैल माह का आप लोगों को डेटा दिखा देते हैं। साथियों, अप्रैल माह में से आप लोगों ने मात्र 38% लोगों ने हमें क्या किया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जबकि अभी भी 61% ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार, इस तरह का कंटेंट जब हम आप लोगों के लिए लाते हैं तो हमें भी किसी चीज़ का मोटिवेशन यार मिलना चाहिए। मेरा भी दायित्व तो बनता है कि मैं जब इस तरह का आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ यार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्द 20,000 पर भी पहुँचने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए आप लोग जल्दी से जितनी जल्दी पहुँचा देंगे, आप लोगों की ही मेहरबानी होगी। आप लोगों के लिए ये सारा का सारा काम किया जा रहा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्लास को जरूर देखिए। चैनल सब्सक्राइब करना है अथवा ना करना ये आपकी मर्जी है, परंतु क्लास जरूर देखें यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में तीसरे पद का चौथे पद से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहले पद का दूसरे पद से है। साथियों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। कहा गया है दोस्तों लुधियाना। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, एक बार कलर्स बदल लेते हैं। सबसे पहले साथियों लिखा है लुधियाना। क्या लिखा है? तो याद रखेंगे लुधियाना लिखा है। और लुधियाना का जो संबंध है प्यारे दोस्तों किससे है? भैया होजरी से है। किससे है? होजरी से। और भाई हमें बताना है सूरत का संबंध किससे होगा। क्या पूछा है? लुधियाना का संबंध अगर होजरी से है तो सूरत का संबंध किससे हो जाएगा, ये बताना है। देखो, जिस प्रकार हम बात करते हैं लुधियाना की तो वो होजरी के लिए फेमस है। किसके लिए? होजरी के लिए, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं सूरत की, तो सूरत प्यारे साथियों डायमंड के लिए फेमस है। किसके लिए? डायमंड के लिए। डायमंड का मतलब क्या है साथियों? हीरा के लिए। हीरा की कटाई कहाँ पर होती है सर्वाधिक? तो भारत में सूरत में होती है, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे हीरा को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूरत हो जाएगा हीरा के लिए फेमस है। वहीं पर लुधियाना हमारा वो किसके लिए है? तो आप बोलेंगे सर होजरी के लिए। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो साथियों विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी बनेगा, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें साथियों बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न में से 3 विकल्प एक समान है जबकि एक विकल्प अलग है, अलग विकल्प की पहचान कीजिए। बताइए आप सभी इनमें से अलग विषम या कह सकते हैं जो विषम विकल्प होगा या डिफरेंस विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भौतिकी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में या रसायन शास्त्र के बारे में। तो ये प्यारे के साथियों याद रखेंगे, ये सारे के सारे दोस्तों आप याद रखेंगे, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों के तीनों किसका हिस्सा है? भैया साइंस का हिस्सा है। किसका? साइंस के हम कई पार्ट देखते हैं जिनमें से 3 ये प्रमुख पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान।
तो किसके पार्ट हैं, आप बोलेंगे विज्ञान के। जबकि भूगोल ये हमारा जियोग्राफी अलग हो जाएगा, इसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सर कि विषम जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर डी बन जाएगा। क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं भूगोल में, जबकि अन्य 3 विज्ञान के अध्ययन है। तो विषम क्या है, अलग कौन है, अलग है विकल्प नंबर डी। बस इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये साथियों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग जो पूछी जाती है उनमें से एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आपको ऐसा देखने को मिलता है, इसी में से हमें बताना है। कहा गया है साथियों, ब्रेन को अगर इन प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है तो टीयर को हमारा इन प्रतीकों से दर्शाते हैं, तो रेंट को उसी सांकेतिक भाषा में किन प्रतीकों से दर्शाएंगे। सबसे पहले प्यारे साथियों देख लेते हैं ब्रेन को, बी आर, उसके बाद ए, फिर क्या है आई है, और उसके बाद एन है। साथियों ये ब्रेन लिखा है, इसमें कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रतीक बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो साथियों एक स्टार बना है, क्या बना है, एक स्टार है। उसके बाद में दोस्तों परसेंटेज बना है, परसेंटेज के बाद में हमारा भाग बना है, क्या बना है, डिवाइड। उसके बाद में हम देखते हैं तो हैशटैग बना है। इसके बाद में आगे देखते हैं तो गुणा बना है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसी प्रकार आगे चेक करते हैं, क्या लिखा है भैया, टीयर। टीयर लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी आई और उसके बाद ई और आर, ये रहा हमारे पास टीयर। टीयर को किस प्रकार से कोडिंग किया गया है तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर टी को सबसे पहले डॉलर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, किसके रूप में भैया, टी को डॉलर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। आई को सर हैशटैग के रूप में रिप्रेजेंट किया है, किसके रूप में, आई को हैशटैग के रूप में। इसके अलावा एन को किसके रूप में प्रेजेंट किया है तो आप बोलेंगे सर एन को भी हमने डॉलर के रूप में प्रेजेंट किया है। और आगे टी को देखते हैं, टी को सर ओहो आर सॉरी यहाँ पर जो माफी चाहेंगे ई को हमने डॉलर के रूप में प्रेजेंट किया है। ये जो ई है हम क्या बोल रहे हैं, हमने यार ई कैसे एन कैसे बोल दिया। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर एक बार फिर से, ये टीयर जो लिखा है ना, ये टीयर टी आई ई आर, तो इसी के लिए यही तो कोड है। क्या है, आप बोलेंगे डॉलर है, फिर हैशटैग है, फिर डॉलर है, फिर लास्ट में क्या है साथियों, परसेंटेज है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा टीयर में। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। तो ये हमारे पास परसेंटेज हो चुका है। एक मिनट इसको फिर से लिख देते हैं। लेकिन हमें साथियों यहाँ पर अभी नहीं रुकना है, हमें बताना है रेंट का कोड, किसका, आर ई और एन और टी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बताना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका लॉजिक क्या है। साथियों इसका लॉजिक वो है जो जिसके सामने है लेटर, जो लेटर जिसके सामने है उसका कोड वही होगा, बस इस बात को याद रख लेंगे। एक बार फिर से सुन लो, जो लेटर जिसके सामने है उसका कोड वही होगा। मैंने कहा आर के सामने क्या है साथियों, आप देख रहे हैं आर के सामने परसेंटेज है। ठीक है, आर के सामने परसेंटेज है तो हम यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। क्या लिख देंगे साथियों, आर के सामने अगर परसेंटेज था तो हमने यहाँ पर भी परसेंटेज लिख दिया। देखो आर के सामने यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज है तो हमने परसेंटेज लिख दिया। इसके बाद दोस्तों ई के सामने क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर ई के सामने आया है डॉलर। क्या आया है, देखो अगर गौर से आप देख पा रहे हैं तो ई के सामने क्या है भैया, डॉलर है। तो मैं यहाँ पर डॉलर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, किसको साथियों, डॉलर को। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन सर डॉलर हमने देखा ये तो ई के सामने भी है और आपका टी के सामने भी है, तो हम किसके लिए मानेंगे भाई, मैंने कहा जो जिसके सामने है उसको उसी के सामने प्रस्तुत करना है। अब देखो एन आता है, एन की बारी आती है तो एन को किससे प्रेजेंट करेंगे, तो भैया एन के लिए ये गुणा आया है। क्या आया है, गुणा आया है, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और टी के लिए क्या लिखेंगे भाई, टी के लिए तो हम डॉलर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टी के लिए डॉलर आया है तो यहाँ से भी हम डॉलर लिख देंगे। क्या लिख देंगे साथियों, डॉलर। एक मिनट यार, ये डॉलर हो जाएगा हमारा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या बनेगा, आप बोलेंगे पहले तो परसेंटेज है, फिर सर डॉलर है, डॉलर के बाद में गुणा है, गुणा के बाद फिर डॉलर है। मतलब परसेंटेज डॉलर गुणा डॉलर, परसेंटेज डॉलर और गुणा डॉलर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी में है दोस्तों, ये हमारा सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। अच्छा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही आता है। अगले प्रश्न में आइए, ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया है यदि कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है। देखो आप अगर गौर से समझें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं उत्तर देखते ही, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कह रहा है कमल कहता है कि जो रवि की माँ है, किसकी माँ है साथियों, जो रवि की माँ है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो रवि की माँ है, तो रवि नीचे आएगा, इसकी माँ कहाँ पर आएगी, ऊपर की पीढ़ी में। तो रवि की माँ हम यहाँ पर बनाएंगे, रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। कह रहा है जो कमल है वो कह रहा है कि जो रवि की माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। भैया रवि की माँ ये रही, किसकी माँ की इकलौती बेटी है, आप बोलेंगे कमल की। किसकी, कमल की माँ की इकलौती बेटी है। तो गौर से समझो,
कमल की माँ कहाँ पर आएगी, कमल के ऊपर आएगी, इस तरह से। ठीक है, कमल की माँ कमल के ऊपर आएगी, क्योंकि रवि की माँ रवि के ऊपर है तो कमल की माँ कमल के ऊपर। क्वेश्चन में उसने ये बोला था साथियों की, कह रहा है कि कमल कहता है जो रवि की माँ है, रवि की ये माँ है, वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। भैया माँ की इकलौती बेटी का मतलब है कमल की बहन होगी, ये बहन होगी ना कमल की, तो कमल एक लड़का हो जाएगा, चूंकि नाम से पता चल रहा है। रवि भी एक लड़का है, चूंकि ये रवि भी नाम से पता चल रहा है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। ऊपर माँ है, इनके लिए माइनस। क्वेश्चन में बोला गया है तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। से लगा है रवि के साथ, तो ये रहा रवि। रवि क्या बोलेगा, रवि बोलेगा भैया माँ का भाई जो होता है वो मामा होता है। क्या होता है, माँ का भाई मामा होता है, परंतु विकल्प में कहीं भी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक बार अब गौर से समझो, अगर असली रीजनिंग जाननी है तो हमने जो यहाँ पर अपने मन से प्लस माइनस लगाए हैं ये नहीं लगाने हैं। एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं आता है तो अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लगाने। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे भाषा में ये मामा निकल के आ रहा था, लेकिन मामा ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो भैया गौर से देखो, मैं कह रहा हूँ ये जो हमने प्लस माइनस लगाए इनको हटा देता हूँ। कह रहा है, अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। रवि की माँ मतलब माँ है तो माइनस आएगा, ये तो रियल है कि माँ के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस। उसके बाद मेरी माँ की मतलब कमल की माँ की इकलौती बेटी है। लेकिन भाई एक बात याद रखना, कह रहा तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, से लगा है रवि के साथ, तो रवि क्या बोलेगा, आप बोलेंगे रवि बोलता तो तब जब हमें कमल का जेंडर पता होता है। सर जेंडर ही पता नहीं है, तो इस कारण अब हम बोलेंगे कि ये क्या है, निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्योंकि प्यारे दोस्तों कमल का कोई जेंडर ही पता नहीं। लेकिन अगर हम बेसिकली अपने आम बोलचाल की भाषा में देखें तो यार कमल एक लड़का का नाम होता है भैया, लेकिन हमें रीजनिंग में जेंडर नहीं दिया, इस कारण हम विकल्प नंबर बी को लगाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। वैसे हमारा क्या आ रहा था, मामा आ रहा था। अगर ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, अगर ना देता तो हम मामा लगाते थे। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्रूशियल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक चौथे वर्ण का चिन्ह से बदल दिया जाए। सॉरी, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक चौथे वर्ण को चिन्ह यानी कि स्टार चिन्ह से बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण बाएं से 14वें के बाईं ओर 7वां होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले तो हम कुछ अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं। मैंने कहा ये सर ए है, इसके बाद बी है, फिर सी है, और बोला प्रत्येक चौथे वर्ण को स्टार से बदलना है। तो मैं कह रहा हूँ भैया स्टार से बदलना है तो चौथा पे डी आता है, मैं स्टार से बदल दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ई होगा, फिर एफ होगा, फिर जी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से भैया स्टार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर से स्टार आ जाएगा। चूंकि हर चौथा बदलना है ना, तो पहले 3 के बाद चौथा, फिर दूसरे 3 के बाद चौथा। इसके बाद अब क्या होगा, जी एच, उसके बाद भैया आई आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, फिर के आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, के आ जाएगा। और के बाद दादा क्या होगा, के बाद हमारा फिर से स्टार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टार। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, स्टार आ गया। इसके बाद जे के, अब क्या होना चाहिए, अब भैया देखो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, जे के एल, अब क्या हो, एम एन और ओ, और उसके बाद पी के स्थान पर फिर से स्टार आ जाना चाहिए। चलिए एक बार फिर से मैं स्टार रख देता हूँ, बस इतने में ही काम चल जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने प्रश्न के अनुसार कई सारी बातें मान ली हैं। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक चौथे वर्ण को चिन्ह यानी स्टार से बदल दिया जाता है तो कौन सा वर्ण बाएं से 14वां। अब प्यारे दोस्तों ये बात यहाँ पर आ जाती है, बाएं से 14वें का मतलब है लेफ्ट। क्या होता है, लेफ्ट से 14वां। कह रहा है बाएं से 14वें के बाईं ओर 7वां, मतलब लेफ्ट ही क्या बताना है, लेफ्ट से 14 के लेफ्ट ही 7 बताना है। तो प्यारे साथियों एक बात याद रखो, मैंने आपको अगर बताया होगा, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने बताया था अगर राइट राइट आ जाए या लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो हमेशा घट जाता है, या फिर हमारा ऐसा मिल जाए लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट मिल जाए। जब अपोजिट मिलते हैं तो जुड़ता है, जब एक जैसे मिलते हैं तो घटता है। भैया कैसे मिले हैं, आप बोलेंगे एक जैसे मिले हैं, तो एक जैसे के लिए क्या करेंगे साथी, घटा देंगे, पहले वाले को पकड़ेंगे और घटा देंगे तो 7वां। कह रहा है लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां, यानी कि साथियों बाईं ओर से 7वां लेटर बताना है। तो देखो यहाँ पर ये वाली दाईं दिशा होती है, जबकि ये वाली साथियों बाईं दिशा होती है। ठीक है, तो बाईं ओर से ही तो बताना है 7वां, तो देख लो कौन सा हो जाएगा 7वां। पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर, 6वां यहाँ पर, 7वां कौन सा हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे आप लोग, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, अच्छे से याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी जिसमें दिया है जी, यही हमारा उत्तर बनेगा। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन और तर्क से संबंधित। आप लोग इसमें कथन को पढ़िए, फिर तर्क को बताइए क्या होगा इसका उत्तर। कथन में बोला है क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
कथन क्या है कि क्या युवा जो उद्यमी हैं इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो तर्क निकल के पहला आता है कि हाँ वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। भाई जो युवा उद्यमी होंगे क्या वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, इसका मतलब क्या है, आप बोलेंगे भाई उद्यमी का मतलब ही होता है औद्योगिक विकास करना, तो चाहे वो युवा हो चाहे वृद्ध हो वो तो औद्योगिक विकास करेगा ही। तो पहली वाला जो हमारा तर्क है वो सही है। अब कह रहा है हाँ वे क्या कह रहा है, हाँ वे रोजगार बाजार पर बोझ कम कर देंगे। हाँ वे रोजगार बाजार पर से बोझ कम कर देंगे, ये बात भी सही है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक नया उद्योगपति हूँ, मैं नया उद्योगपति हूँ, मैं अपना उद्योग लगाऊंगा तो भैया मुझे उसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। और लेबर कैसे मिलेगी, जब हम लेबर को रोजगार देंगे। तो वही तो कह रहा है हाँ वे रोजगार बाजार पर से बोझ कम कर देंगे, तो दूसरी वाली बात भी सही है। देखो उद्योगपति का काम औद्योगिक विकास करना, ये तो बात सही, चाहे वो युवा हो चाहे जो कोई हो, तो पहला तो सीधा सही निकलता है। और भैया जब औद्योगिक विकास होता है तो वहाँ पर लेबर की आवश्यकता होती है, और लेबर की आवश्यकता ही हमारी क्या देती है, हमें रोजगार देती है। इस बात को याद रखेंगे। तो दोनों के दोनों तर्क प्रबल हैं, विकल्प नंबर ई को बोलेंगे यदि तर्क 1 और तर्क 2 दोनों प्रबल हैं। विकल्प नंबर ई हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए, कथन और धारणा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न। भाई ये यूपी पुलिस ने बहुत परेशान किया था। कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन धारणा और वो पुलिस वाले क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर क्लास बनाएंगे जब यूपी पुलिस के एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, वहां पर पुलिस वाले क्वेश्चनों के लिए कम से कम 100-150 क्वेश्चन की एक सीधी क्लास आएगी, वो आपके उस समय काम आएगी एग्जाम के समय, वरना अभी से करवाने से आप लोग भूल जाएंगे। लेकिन कथन तर्क, कथन धारणा और कथन निष्कर्ष पढ़ते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इनको एक एक करके कवर करते चलेंगे। चलिए कथन और धारणा से संबंधित है, कथन को पढ़ते हैं। कहा गया है साथियों, सड़क एक्स पर बहुत अधिक गड्ढे होने के कारण समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया है। क्या कह रहा है कि सड़क जो एक्स है वहां पर बहुत अधिक गड्ढे होने के कारण समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल हो गया है। तो इसमें धारणा क्या हो सकती है भैया, कह रहा है कि समय पर एयरपोर्ट पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं है। बताओ क्या समय पर एयरपोर्ट पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं है, क्या ये धारणा आप निकाल सकते हो? भैया पॉजिटिव कथन में नेगेटिव धारणा, पहली बात तो सीधी गलत हो गई। और अगर दूसरा वाला देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कथन में नेगेटिव धारणा, तो ये गलत होनी चाहिए, लेकिन ये गलत नहीं होगी। इस कारण क्या है, इसका कारण कथन ही है। हमें सोचना है, धारणा लगानी है, क्या हमारे मन में धारणाएं चल रही हैं। तो कह रहा है कि सड़क एक्स पर बहुत अधिक गड्ढे हैं, इस कारण हम हवाई अड्डा पर पहुंचना हमें मुश्किल होता है। तो कह रहा है समय पर एयरपोर्ट पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं कथन नहीं कह रहा है भैया। हम कथन नहीं कह रहा है तो हम बिल्कुल गलत कर देंगे। अब दूसरे वाले पर आते हैं, कह रहा है हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य सुविधाजनक सड़क नहीं है। क्या कह रहा है, जो हवाई अड्डा है उसके लिए कोई अन्य सुविधाजनक सड़क नहीं है। क्या कारण है, कारण यह है कि जो एक सड़क एक्स है वहां अधिक गड्ढे हैं, इसी कारण में समय लगता है पहुंचने में। भाई अगर कोई अन्य सड़क होती तो समय पहुंचने में लगता ही क्यों, मैं दूसरी वाली सड़क ले लेता। तो इसका कारण तो यही है, धारणा तो यही निकल के आ रही है कि हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए कोई अन्य सुविधाजनक सड़क रही है। इसका मतलब ये दूसरी वाली धारणा सही है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, केवल धारणा दो निहित है। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्या है साथियों, विकल्प नंबर बी, ओनली सेकंड धारणा निकलती है या फिर निहित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए बताइए, यूनिवर्सल ट्रुथ पर क्वेश्चन है। जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ते थे तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हमेशा सही होते थे बचपन में, अगर याद कर पा रहे हैं आप, अगर थोड़ा भी याद कर पा रहे हैं तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे वो क्या एक्टिव पैसिव या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 9th या 10th में ऐसे जब पढ़ते थे तो वहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता था। और वही यूनिवर्सल ट्रुथ कथन निष्कर्ष हो, चाहे कथन धारणा हो, चाहे दोस्तों आप लोगों का कथन तर्क हो, इन सभी में भी लागू होता है। कथन में कहा गया है मृत्यु की कोई तिथि नहीं है। क्या कह रहा है कथन में कि मृत्यु की कोई तिथि नहीं है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या आप निकाल सकते हो, मनुष्य को एक दिन मरना है। आप बोलेंगे हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम दादा परदादाओं से सुनते आए हैं भाई एक दिन हम सभी को मरना है। हमारे दादा परदादा हमें छोड़कर चले गए तो हम क्या खेत की मूली हैं, हम भी तो जाएंगे। तो कारण है, निष्कर्ष है कि मनुष्य को एक दिन मरना है, इसलिए मृत्यु की कोई तिथि निश्चित नहीं है। कह रहा है मौत कभी भी आ सकती है। भाई ये बात भी सही है, हो सकता है मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे कुछ हो जाए, कोई मतलब बनता है क्या, तो मौत कभी भी आ सकती है। तो दूसरी बात भी सही है, और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं साथियों, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा सच होते हैं। तो हम बोलेंगे यदि दोनों निष्कर्ष निकलते हों, एक और दोनों, या कह सकते हैं बोथ आर कंक्लूजन राइट, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे यदि दोनों निष्कर्ष निकलते हों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनमें देखो लेखन है,
प्रकाशन है, लेखक है, पाठक है, विक्रय है, कौन आएगा सबसे पहले? तो भैया सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा वो लेखक होगा। क्या होगा? याद रखेंगे, कोई व्यक्ति होगा वो लेखक होगा। क्या होगा? लेखक। और लेखक क्या करेगा भैया? लेखन का कार्य करेगा। किसका? लेखक जो होगा वो लेखन का कार्य करेगा। और लेखन का कार्य करने के बाद क्या करेगा साथियों? तो याद रखेंगे, जो व्यक्ति होगा वो लेखन करेगा, लेखन का कार्य करने के बाद प्रकाशन करेगा। भैया जब किताब लिख जाती है तो वो हम छपवाते हैं ना, तो हमें प्रकाशन करना पड़ेगा। प्रकाशन करने के लिए क्या होगा भैया? प्रकाशन करने के लिए याद रखेंगे हम विक्रय करेंगे। जब प्रकाशन हो जाएगा तो किताबें बेची जाती हैं दुकानों पर, तो हम क्या करेंगे? विक्रय करेंगे। और जब विक्रय के लिए रखी जाएगी तो वहाँ पर कोई ना कोई पाठक आके जरूर पढ़ लेगा। ठीक है, पाठक आके जरूर ले जाएगा पढ़ने के लिए। तो क्या आना चाहिए? 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4 विकल्प नंबर 1 में ही है। भैया हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, विकल्प नंबर 1 को उत्तर लगा दो। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 गणितीय समीकरण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे, और इसको हम बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। कहा गया है एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ भाग है, ओ का अर्थ गुणा है, पी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये रहा भैया प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें हमें बोर्ड मास लगाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है भैया? सबसे पहले हमारे पास 38 है। क्या है? 38। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये प्यारा सा 38 लिखा है। ओ का अर्थ क्या है? गुणा है। तो भैया मैं ओ का अर्थ गुणा लगा देता हूँ 13 से। ठीक है, किससे लगाता हूँ? मैं 13 से लगाता हूँ। और 13 से गुणा लगाने के बाद ब्रैकेट भी बंद करना पड़ेगा। एन का मतलब भाग है, तो हम भाग लगाएंगे यहाँ पर किससे साथियों? याद रखेंगे 19 से। ठीक है, 19 है ना। उसके बाद एम का अर्थ क्या है? माइनस है, तो हम माइनस लिख देंगे, यहाँ पर कर देंगे 27। क्या कर देंगे साथियों? माइनस करके 27 कर देंगे। 27 के बाद पी आया है, पी का अर्थ प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट आया है 38, 38 है। उसके बाद ओ का मतलब अभी हम देखे थे क्या था भैया? ओ का मतलब देखे थे गुणा था, तो हम फिर से गुणा लगा देंगे 3 में। ठीक है, क्या कर देंगे? हम फिर से 3 में गुणा लगा देंगे, इस बात को याद रखेंगे। फिर से ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर पी का मतलब क्या है भैया? पी का मतलब अभी देखा था जोड़ है, तो फिर से जोड़ देंगे। इसके बाद किसको जोड़ेंगे? 43 को जोड़ेंगे। एम का मतलब क्या है साथियों? एम का मतलब तो हम देखे थे घटाना है, और घटाना किससे कर देंगे? 68 से। बस ये हमारे पास समीकरण है। इसमें साथियों हमें बोर्ड मास लगाना है। क्या लगाना है? बोर्ड मास। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ मैं, बोर्ड मास। ठीक है, ये रहा बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट, फिर होता है ओ फॉर ऑफ, या जैसे हम काब कहते हैं, ये फिर होता है डिवाइड यानी कि भाग, फिर होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर होता है ऐड यानी कि जोड़ना, फिर होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे साथियों? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 13 8 104, 13 3 39, 10 49, कितना हो जाएगा? 494 हो रहा है ना। 13 8 104, हासिल आएंगी 10। उसके बाद 13 3 39, 39 10 49। अब भाग किससे लगा देंगे भैया? 19 से लगा देंगे। और माइनस का यहाँ पर हम 27 रख देंगे, यहाँ पर प्लस करके फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 38 तिया कितना हो जाएगा? 38 तिया 4 तिया 120 होता है, और 2 तिया 6 कम, तो यानी कि 114 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद एक मिनट, ब्रैकेट अब खोल देते हैं पूरी तरह, जब सॉल्व भी हो रहा है तो 38 तिया यहाँ से कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, 114 कर दिया मैंने। उसके बाद में फिर मेरा 43 है साथियों। उसके बाद में फिर मेरा 68 है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? डिवाइड का प्रयोग करना है। तो ये देखो डिवाइड लगा है इनमें, तो 19 दूनी 38, इसको काटेंगे। 19 दूनी 38, बचेगा 11, 19 छक्के 114, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 27, और यहाँ पर प्लस का 114 होगा। और 114, ठीक है, 114 में 43 जोड़ लें क्या? जल्दी बताओ, ये अपना ऐड हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे? 114 और 43, 157, 157 होगा ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर 157 ही होगा यार, 43 4 47 10 57, हाँ 157 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 68 है। तो साथियों देखो यहाँ पर 26 और 27 में, तो आप बोलेंगे 27 माइनस का बड़ा है। 27 अगर माइनस का बड़ा है भाई, तो माइनस का 1 यहाँ पर आना चाहिए। ये प्लस का 157 है, यानी 57, 157 है। और साथियों यहाँ पर कितना है? 68 है माइनस का। तो भैया ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, ये 68 69 हो जाएंगे, और 69 हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं, 157 माइनस का 69। ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों कर लो, घटा लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, मतलब 88। इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो साथियों 88 आएगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 2 में दिया है। ये हमारा सही उत्तर है। साथ ही हमने यहाँ पर बोर्ड मास का प्रयोग किया है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप रिवर्स जाकर के क्लास को देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस फिर तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन आती है तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में।
क्वेश्चन नंबर को देखिए 11 नंबर। बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए सबसे पहले तो हम श्रृंखला लिख लेते हैं। 6 है, उसके बाद में 12 है, 12 के बाद में 20 है, 20 के बाद में साथियों 30 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारा 56 है। तो साथियों इसको कैसे करते हैं, अंतर देख लो इनके बीच का। भाई पहली बार में 6 जुड़ रहा है, दूसरी बार में क्या जुड़ेगा 12 8 20 और 20 10 30। साथियों ये तो आसान हो गया ना, 20 10 30, 30 और 12 क्या होना चाहिए, 30 और 12 42, 42 और 14 56 हो जाएगा। बस ऐसे ही 30 में 12 जोड़ देंगे तो जो उत्तर आएगा वो साथियों हम लोगों का 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इसका उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है साथियों एक निश्चित कोड भाषा में माउस को ये लिखा जाता है तो रॉपेड का कोड क्या होगा। रॉपेड लिखा है, क्या लिखा है यार, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं माउस को M, उसके बाद O, फिर U है, फिर S है, फिर E है। ये रहा हमारे साथ माउस। इसको लिखा क्या गया है ये इंपॉर्टेंट है। इसको साथियों लिखा गया है, गौर से देखो इसको क्या लिखा है। आप बोलेंगे F, F के बाद में T, T के बाद में क्या है भाई, T के बाद में V है, V के बाद में P है, P के बाद में N है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं पहले कोडिंग कैसे की गई है। देखो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, एक जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार में देखने जाओगे S के बाद में फिर से T हो जाता है ना, तो S के बाद T, तो फिर यहाँ भी एक जोड़ा है। आगे देखने जाओ U के बाद क्या होता है भैया V, तो यहाँ भी एक जोड़ा है, ठीक है। O के बाद क्या होता है भाई, O के बाद हम बचपन से पढ़ते आए हैं P होता है O के बाद, तो फिर यहाँ भी एक जोड़ा है। M के बाद क्या होता है, M के बाद N होता है, तो फिर यहाँ भी एक जुड़ा है। मतलब हर बार में एक जुड़ रहा है भैया, लास्ट का पहले से ऐसे जुड़ रहा है। तो गौर से देख लो, मैं कह रहा हूँ रॉपड का R के बाद O, फिर एक मिनट, R के बाद O के बाद P, ठीक है। एक मिनट यार, R के बाद O के बाद P, फिर E, फिर हमारा D हो जाएगा। तो साथियों मैं पहली बार में एक जोड़ूंगा तो E से शुरुआत होनी चाहिए विकल्प की, किसके, E से होनी चाहिए, तो F वाले, तो ये दोनों गलत हो गए। इसके बाद E में एक जोड़ेंगे तो भैया F आना चाहिए, E के बाद F आना चाहिए, E के बाद देखो यहाँ पर E है, गलत हो जाएगा। उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2। क्या बन जाएगा साथियों, विकल्प नंबर 2। देखो उसके बाद P के बाद क्या होता है साथियों, Q होता है। O के बाद क्या होता है, O के बाद भैया P होता है। उसके बाद R के बाद क्या होता है, R के बाद S होता है। तो यही उत्तर बनेगा EFQPS। EFQPS अपना विकल्प नंबर 2 में है, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपी पुलिस ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछता है। देखिए गौर से देख लेंगे, आकृति से संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, विषम विकल्प बताना है। तो साथियों मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, इसमें क्या है, देखो लॉजिक पहले फाइंड कर लेते हैं। लॉजिक क्या है, लॉजिक एक छोटा सा है। देखो एक तरफ लेफ्ट हैंड में आकृति में डार्क एरिया है, दूसरे में राइट हैंड में है। यहाँ पर राइट हैंड में है, ये भी राइट हैंड में है, ठीक है। ये दोनों के दोनों राइट हैंड में है। और यहाँ पर क्या है, अपना लेफ्ट में है, सॉरी ये हमारा राइट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में है, यहाँ पे लेफ्ट में है तो यहाँ पे राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में है तो यहाँ पे राइट में है। कहने का मतलब बस इतना सा है यार। देखो गौर से, एक बार मैं फिर इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ। एक अपना यहाँ पर क्या चल रहा है, गौर से देखो, एक अपना यहाँ पर लेफ्ट हैंड चल रहा है, डार्क एरिया ऊपर वाला, नीचे राइट हैंड चल रहा है। इसमें दोनों के दोनों राइट हैंड आए हैं, क्या आए हैं, दोनों के राइट हैंड। इसमें एक राइट हैंड आया है तो नीचे दूसरा वाला लेफ्ट हैंड आया। यहाँ पर ऊपर लेफ्ट हैंड आया तो नीचे राइट हैंड आया। यहाँ पर ऊपर लेफ्ट हैंड आया तो नीचे राइट हैंड आया। भाई आप बता सकते हो, एक बार लेफ्ट राइट का पेयर, फिर से लेफ्ट राइट का पेयर, फिर लेफ्ट राइट का पेयर, फिर लेफ्ट राइट का पेयर। तो अब मुझे ये बताओ भाई, यहाँ पर केवल और केवल राइट राइट का पेयर है, कौन से वाले में है, वो भी दूसरे वाले में है। मतलब ये तो एक ही दिशा में बन रहे हैं दोनों के दोनों, जबकि अन्य जो 4 ऑप्शन हैं उनमें अलग अलग दिशाओं में, एक दिशा को छोड़कर एक दिशा में बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा विषम उत्तर होगा वो साथियों हमारा बनेगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके दिमाग को घुमा सकते हैं और आप एग्जाम में गलत कर सकते हैं, तो इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है चिकित्सक, मनुष्य और विवाहित व्यक्ति। क्या बोला है, चिकित्सक, मनुष्य और विवाहित व्यक्ति। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये आएंगे किसमें। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो मनुष्य ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, हमारा सबसे पहले मनुष्य आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मनुष्य को ले आओ भैया। किसको ले आओ, ह्यूमन को ले आओ। ठीक है, ह्यूमन को, ये इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ह्यूमन। ये हमारा ह्यूमन हो गया। ह्यूमन के अंतर्गत यानी मनुष्य के अंतर्गत क्या डॉक्टर आता है। आप बोलेंगे हाँ भाई, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि डॉक्टर अपना गाय भैंस बैल बकरी आ जाए, आज वो फिल्मों में कार्टून की तरह बकरी आई है इलाज करने, ऐसा तो कुछ होता नहीं है भैया। मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं, तो जो डॉक्टर होगा वो ह्यूमन के अंतर्गत आएगा। कौन, जो हमारा D4 डॉक्टर होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, तो याद रखेंगे ये ह्यूमन है, ह्यूमन के अंतर्गत ही हमारा D4 डॉक्टर आएगा, इस बात को याद रखेंगे। और डॉक्टर भी आपने देखे होंगे, कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो विवाहित होते हैं।
ऐसा तो होता नहीं कि विवाहित व्यक्ति मनुष्य प्रजाति के अलग हो जाएं। आपने कभी छिरिया बुकरिया का विवाह सुना है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। तो विवाहित व्यक्ति भी मनुष्य में ही आएंगे और वो विवाहित व्यक्ति कुछ डॉक्टर का पार्ट बनाएंगे, यानी कि ये जो डॉक्टर होंगे कुछ विवाहित हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, मैरिज वाले व्यक्ति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैरिज वाले। तो इस तरह से आरेख आना चाहिए। पहले एक बड़ा सा सर्कल ह्यूमन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद एक डॉक्टर को, एक इसी का क्रॉस करता हुआ आपका मैरिज करने वाले को। तो साथियों ये हमें विकल्प नंबर डी में दिया है। ऐसी आकृति अगर डी में दी है तो हमारा डी ही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, डी वाला। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है साथियों निम्नलिखित प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं। तो पहले तो आप लोग ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है, बस उतना सा अगर आपने समझ लिया तो आप लोगों का क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। देखो ट्रिक क्या है, आप लोगों को यदि एक चतुर्भुज मिलता है और उस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ऐसी आकृति में त्रिभुज गिनना आसान हो जाता है। आप कहीं से भी इसमें गिनती देना शुरू कर दो, 1 2 3 और 4। मैंने कहा 4 तक सर गिनती दे दी, अब क्या करना है, तो भैया जो सबसे बड़ा वाला नंबर है यानी कि 4, इसका 2 गुना कर दो। बस इतनी सी आसान ट्रिक है, इसका 2 गुना करोगे 8 हो जाएगा। और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। तो क्या ऐसी आकृति सर हमें कहीं दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, देखो ये दे रही है। भैया यही तो है ना, यही तो है। तो आप बोलेंगे हाँ यही तो है। और अगर यही आकृति है तो इसके देख लो, ये समद्विभाजित कर रहे हैं भैया। क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। और एक और यही आकृति, एक और भी तो मिल रही है यही वाली। 1 मिनट, यही वाली तो एक और मिल रही है ना, ये इसके भी समद्विभाजित कर रहे हैं। इसके अलावा अब आप लोगों को एक और ये वाली मिल जाएगी, एक ये मिल गई दादा। अभी ये भी समद्विभाजित करेंगे। देखो इसके, 1 मिनट, इसके भी तो समद्विभाजित कर रहे हैं ना, ये वाले एक दूसरे के, इसके भी समद्विभाजित कर रहे हैं। इसके अलावा अब आपको एक और मिलेगी, वो कहाँ से, वो यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ से मिल गई, इसके भी समद्विभाजित करेंगे। देखो ये कर रहे हैं ना। आप बोलेंगे हाँ सर ये भी समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब ये तो सेम टू सेम 4 आकृतियां मिल रही हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं क्या सर, क्या कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि अगर 1 से 8 मिलते हैं तो दूसरे से भी 8, तीसरे से भी 8, चौथे से भी 8, अर्थात 8 8 कितनी बार, 4 बार। 8 चौको कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा। तो क्या इसमें 32 हैं, मुझे बता दो। ऑप्शन भी 32 दिया है, बताओ 32 हैं क्या, 32 ट्रायंगल? नहीं भाई, अभी 32 नहीं, अभी और मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अभी जब एक दूसरे को ऐसी आकृतियां जोड़ने जाती हैं और जोड़ने के बाद आपको ये कुछ पॉइंट मिलते हैं, ये जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एक पॉइंट है ये साथियों, एक पॉइंट हमें 2 ट्रायंगल देता है, ये एक पॉइंट भी हमें 2 ट्रायंगल देता है, और ये वाला भी एक पॉइंट हमें 2 ट्रायंगल देता है। इस बात को याद रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ से एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला, और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट ये मिल जाएगा, ठीक है, ये। तो जब ये 2 मिल रहे हैं एक पॉइंट से तो 3 पॉइंट हैं, 6 और मिलेंगे। भैया 32 में 6 और जोड़ दो, क्या सर 38 हैं? दोस्तों 38 तो ऑप्शन भी नहीं है। अभी कुछ आप और छोड़ रहे हैं, वो ये छोड़ रहे हैं। अब ये बाहर वाले ये त्रिभुज कौन गिनेगा मेरे भाई, ये वाले त्रिभुज कौन गिनेगा जो ऊपर की ओर आप छोड़ के भाग रहे हो। तो ये 2 त्रिभुज और हो जाएंगे, तो +2 फिर से हो जाएगा। 32 से 38 2 40। और इस प्रश्न में जो ट्रायंगल की संख्या है मेरे प्यारे साथी, वो आप लोगों का विकल्प नंबर 1 40 त्रिभुज हैं। कितने हैं साथियों, याद रखेंगे 40 त्रिभुज हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस में जरूर पूछा जाएगा, इस बात लिखित ले लो, ठीक है। बस तो फिलहाल आज की क्लास में 15 ही प्रश्न हैं और ज़्यादा आपको नुकसान न कर जाए इसलिए कम प्रश्न लाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आपका अपना परिवार, और एक बार ये आंकड़ा यार जरूर देख कर जाइए। ये आंकड़ा मुझे दुख देता है, पढ़ाते समय तो इसकी याद बिल्कुल भूल जाती है, लेकिन जब मैं इसको अंत में जाता हूँ इसलिए लेकर आता हूँ। यार नोट सब्सक्राइब करने वाले अभी भी 62% लोग हैं। यार क्या कर रहे हो आप लोग, क्लास को देखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार कर दो ना एक बार सब्सक्राइब करने में कोई पैसा चार्ज नहीं है। मात्र 38% लोगों ने पिछले महीने में सब्सक्राइब किया है। पूरा 1 महीना गुजर गया, आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो, तो यार प्लीज़ कर दो यार, ऐसा मत करो, इससे हमारा क्या बोलते हैं वो दिल टूट जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।